नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्व शिक्षा में। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज का टॉपिक हमारा रहेगा लोकसभा। आज हम लोकसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। लोकसभा को स्टार्ट करने से पहले इन लाइनों पे हम जरा गौर करते हैं। सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फैटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। मतलब सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, यह जारी रखने का साहस मायने रखता है। मतलब अगर आप किसी चीज़ में सक्सेस भी हो जाते हैं तो भी वो आपका अंतिम पड़ाव नहीं है, आपको फिर उठना है और दूसरा काम मतलब आगे बढ़ना है। अगर आप किसी चीज़ में असफल भी हो जाते हैं तो भी वो लास्ट नहीं है, यानी कि वो आपके लिए एक घातक चीज़ नहीं है कि आप असफल हो गए। आपको फिर उठना है और सफल होने के लिए प्रयास करना है। मायने ये रखता है कि ये दोनों चीज़ आपको किसी काम को करने के लिए कितना साहस दे रहे हैं। तो विंस्टन एस चर्चिल की ये बहुत क्यूट सी लाइन, बहुत ब्यूटीफुल लाइंस, जिनको आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने जीवन में इनको समझना चाहिए और अपनी लाइफ को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाना चाहिए। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, लोकसभा। लोकसभा शुरू करने से पहले हम अपने प्रीवियस वीडियोस में जो हमने डिस्कस किया था, पॉलिटी, टाइप्स ऑफ पॉलिटी, इंडियन पॉलिटिक्स क्या है, इंडियन पॉलिटिक्स कैसे होती है, यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था क्या है, दोहरी शासन व्यवस्था क्या चीज़ है, सरकार पढ़ी थी हमने कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है। इसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले सिलेक्ट किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने पढ़ा कई सारे पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कई सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें हम सबसे पहले पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, संसद। संसद में हमने पढ़ा था कि ये केंद्र सरकार का एक विधायी अंग होता है। सरकार के या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो संसद है, इसके 3 अंग हमने पढ़े, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। फिर राष्ट्रपति के अपने कार्य हैं, राष्ट्रपति की अपनी चुनाव प्रणाली है। इसके बाद हमने पढ़ा था राज्यसभा। राज्यसभा में कैसे मतदान होता है, प्रत्यक्ष मतदान होता है और स्थानांतरित मत का प्रयोग होता है। राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो हमने चुन के वहाँ पर भेजे हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है। राज्यसभा के सदस्य 245 सदस्य वर्तमान में, इनको लीड कौन करता है, सभापति क्या होते हैं, उपसभापति क्या होता है, इनके पद, जो इनकी जो पद हैं जिसका ये निर्वहन कर रहे हैं, उसके रिक्त होने की स्थिति क्या होती है। रिक्त होने की स्थिति में फिर सदन को लीड कौन करेगा, इसको अपर हाउस क्यों कहते हैं, उच्च सदन इसे क्यों कहते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर ये सारी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 2 और पार्ट 1 को देख सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लोकसभा। एक फिगर में आपको दिख रहा है पार्लियामेंट, यानी कि इसमें एक हाउस होता है, एक हॉल है जहां पर राज्यसभा होती है, एक हॉल है जहां लोकसभा होती है और एक होती है संयुक्त बैठक के लिए, जहां पर कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब संयुक्त बैठक करानी पड़ती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्य उस हॉल में अपनी बैठक करते हैं। तो लोकसभा, जैसे आप दूसरे फिगर में देख रहे हैं, लोकसभा हॉल है। यहाँ पर जो हमारे प्रतिनिधि, हम निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनको हम प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनते हैं, वो जाते हैं जनता की समस्याओं को लेके, जनता के वेलफेयर के लिए यहाँ पर नियम विनियमन बनाए जाते हैं और इनको एक व्यक्ति लीड करता है, जिसे हम अध्यक्ष बोलते हैं। तो पूरी प्रक्रिया लोकसभा की क्या है, इनका कार्यकाल क्या होता होगा। अब जो हमारे सबसे पहले हम अपने क्वेश्चंस पुट अप करते हैं कि लोकसभा क्या होती है, लोकसभा में प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है, क्या राज्यसभा की तरह 6 साल ही होता है, ये निच्च सदन मतलब लोअर हाउस इसे क्यों कहते हैं, निचला सदन क्यों है, इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं, उनके क्या कार्य हैं, लोकसभा की शक्तियाँ क्या हैं, किन किन फील्ड में ये कार्य करता है, कैसे कैसे नियम बना सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो जानकारी है वो हम लोकसभा के इस टॉपिक में लेंगे। सबसे पहले आते हैं लोकसभा की संरचना पे। लोकसभा की संरचना क्या है। हमें मालूम है कि जो संरचना है, ये जो नियम बनते हैं वो हमारे संविधान के अंतर्गत बनते हैं। जो संविधान ने हमें एक कार्य प्रणाली दी है, उसके अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। तो संविधान के अकॉर्डिंग हमें अधिकतम संख्या 552 चुनने की अधिकार है कि हम अधिकतम 552 सदस्यों को चुन सकते हैं लोकसभा के लिए, जिसमें 530 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, यानी कि जो हमारे राज्य क्षेत्र हैं देश में बटे हुए, उनके प्रतिनिधि आएंगे जिनकी संख्या 530 होगी। 20 ऐसे लोग होंगे जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, यानी कि यूनियन टेरिटरीज के होंगे। 2 ऐसे सदस्य होंगे जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे या नामित करेंगे, और वो 2 सदस्य एंग्लो इंडियंस होंगे। वर्तमान स्थिति लोकसभा में यह है कि 545 सदस्य वर्तमान में हैं, जिसमें 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि हैं, 13 सदस्य ऐसे हैं जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं और 2 एंग्लो इंडियन हैं।
तो ये क्लियर है कि 552 सीटें हमारे पास हो सकती हैं, 545 सीटें वर्तमान में हैं, 530 राज्यों के प्रतिनिधि हैं यानी कि राज्यों से चुन के जाते हैं, 13 ऐसे सदस्य हैं जो यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों से चुन के आते हैं, और 2 ऐसे सदस्य हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं जिनको राष्ट्रपति नामित करता है। अब ये राज्यों का प्रतिनिधि क्या है, संघ राज्यों क्षेत्रों का प्रतिनिधि क्या है, या एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, इनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। राज्यों के प्रतिनिधि का मतलब है कि जो हमारे राज्य हैं उनसे हम कितने प्रतिनिधि चुनकर भेज सकते हैं। क्या हर एक राज्य बराबर प्रतिनिधि अपने भेजता है, या हर राज्य में बराबर संख्या में प्रतिनिधि चुने जाते हैं, या फिर अगर अलग अलग चुने जाते हैं तो उनका बंटवारा किस प्रकार से होता है, राज्यों के प्रतिनिधियों की जो चुनाव प्रक्रिया है वो क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आते हैं राज्यों के प्रतिनिधि पर। राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जो राज्यों के प्रतिनिधि हैं वो राज्य में निर्वाचन क्षेत्र बांटे जाते हैं, ठीक है, यानी कि राज्यों में जनसंख्या के आधार पर, जैसे हमने राज्यसभा में भी पढ़ा था कि जनसंख्या के आधार पर एक निर्वाचन क्षेत्र बांटा जाता है और उस निर्वाचन क्षेत्र का एक प्रतिनिधि होता है। ऐसे ही जब हम लोकसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा में जो चुनाव प्रणाली है उसमें भी जनसंख्या के आधार पर ही निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव किया जाता है। प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर राज्यसभा का जो प्रतिनिधि होगा उसका क्षेत्र आवंटित होगा और उसके लिए जनता मतदान करेगी। प्रत्यक्ष रूप से मतदान होगा। प्रत्यक्ष रूप से मतदान का मतलब है कि जनता जिस प्रतिनिधि को चुनना चाहती है उस प्रतिनिधि के लिए डायरेक्ट जाके अपने मत का प्रयोग करेगी। जैसे राज्यसभा में अप्रत्यक्ष मतदान था, यानी कि जनता उस कैंडिडेट के लिए स्वयं जाके मतदान नहीं करती थी। इवन राज्य विधानसभा का जो कैंडिडेट जनता ने चुना है वो अपनी जनता के वोट को ले जाकर यूज करता था, बट यहाँ पर प्रत्यक्ष मतदान है, जनता स्वयं जाएगी, अपना कैंडिडेट चुनेगी। 18 वर्ष से अधिक उम्र का भारत का प्रत्येक नागरिक जो संविधान या विधि के उपबंधों द्वारा योग्य है प्रतिनिधि का मतदाता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, ठीक है, वो किसी अपने चुनिंदा प्रतिनिधि को मतदान कर सकता है, यानी कि उसे अधिकार है कि वो अपना प्रतिनिधि चुन सकता है, अपने प्रतिनिधि के लिए मत दे सकता है, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने की आयु सीमा 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। यानी कि 1988 से पहले जो मतदाता हुआ करता था उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, और वर्तमान समय में यानी कि जो 1988 के बाद जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई है। संविधान में अलग अलग प्रकार के संशोधन होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है। आर्टिकल 368 संविधान का जो आर्टिकल 368 है वो हमें ये अथॉरिटी देता है कि हम वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से संविधान में बदलाव कर सकें, पर मूल जो रूप रहेगा संविधान का वो वही रहेगा जो पहले से चयनित है। तो 61 में 61 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, उसके द्वारा 21 वर्ष से हटाकर जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष कर दी गई। दूसरा हमारे पास टॉपिक था संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। तो संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 के तहत संघ राज्य क्षेत्रों से भी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। मतलब 1965 के बाद जो यूनियन टेरिटरीज थी वहां से भी प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा सदस्य चुने जाने लगे और लोकसभा में आने लगे। नामित सदस्य यानी कि एंग्लो इंडियंस जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जा सकता है या नामित किया जा सकता है। यह उपबंध पहले 1960 तक के लिए था कि ये जो नामित सदस्य होंगे 1960 तक के लिए ही पहले निश्चित किए गए थे। फिर 95 जो अमेंडमेंट आया, 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के अंतर्गत इसे 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। एंग्लो इंडियंस कौन से होते हैं, यानी कि जब ब्रिटिश यहाँ पर शासन करते थे तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, यहाँ की जो पब्लिक थी, अत्याचार भी था, काम भी था, तो यहाँ की जो ब्रिटिशर्स थे वो भारतीय समुदाय की या भारतवर्ष की लड़कियों से शादी करते थे। शादी करने के बाद जो भी संतान उत्पन्न होती थी वो संतान भारत की नागरिक होती थी, भारत में रहती थी, परंतु जब देश आज़ाद हुआ तो वे सारी लड़कियां या वे सारी फीमेल्स और जो संतानें उनकी थीं वो भारत में ही रह गई और ब्रिटिशर्स चले गए। तो उनका भी समान प्रतिनिधित्व हो, वे भी भारत के नागरिक माने जाएं, इस वजह से उनके प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियंस को नामित किया जाता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि राज्यों के प्रतिनिधि कैसे आते हैं, संघ राज्यों के प्रतिनिधि कैसे आते हैं और एंग्लो इंडियंस कैसे चुने जाते हैं, कौन कौन लोग होते हैं।
530 सदस्य जो राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होंगे। 18 वर्ष से अधिक उम्र का प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान या विधि के उपबंधों द्वारा योग्य है मतदान करेगा। संघ राज्य क्षेत्रों से 13 लोग आते हैं और 2 सदस्य ऐसे हैं जो एंग्लो इंडियंस होते हैं। कुल मिला के हमारी लोकसभा में 545 सदस्य वर्तमान में हैं। लोकसभा की चुनाव प्रणाली क्या होती है, यानी कि कैसे लोकसभा के सदस्य चुने जाएंगे। यह हमें पता चल गया कि लोकसभा में हम कितने लोग बैठा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि इनको चुनेंगे कैसे, कौन से लोग हम भेजें। तो उनकी चुनाव प्रणाली के लिए सबसे पहले हर राज्य में एक निर्वाचक क्षेत्र चुना जाएगा। उस निर्वाचक क्षेत्र से उम्मीदवार खड़े होंगे जो कि प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। कितना बड़ा निर्वाचन क्षेत्र चुना जाएगा एक सदस्य के लिए या एक प्रतिनिधि के लिए, कितना बड़ा निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, हर राज्य में कैसी क्या स्थिति है, जनसंख्या का अनुपात कैसे निर्धारित करना है, वो सारी चीज़ें हम लोकसभा की चुनाव प्रणाली में पढ़ते हैं। पहली चीज़ है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि किसी भी प्रदेश का निर्वाचन क्षेत्र कैसे उसको निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाना है। जनसंख्या के अनुपात के आधार पर राज्य में निर्वाचन क्षेत्र को विभाजित किया जाएगा। जिस प्रकार की जनसंख्या, यानी कि किसी प्रदेश में यदि किसी राज्य में यदि जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादा होगी। जिस राज्य में जनसंख्या कम है वहाँ पर प्रतिनिधियों की संख्या कम होगी। मतलब कहने का ये है ओवरऑल कि जो भी प्रतिनिधि होगा प्रत्येक प्रतिनिधि समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, यानी कि उनमें जनसंख्या का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि सभी राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपात समान हो। 60 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में यह उपबंध लागू नहीं है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और एक जो प्रतिनिधि है वो 1 करोड़ की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कुल जनसंख्या ही 1 करोड़ से कम है। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रतिनिधि जाएगा, वहां पर जनसंख्या का अनुपात बदल जाता है। तो 60 लाख से कम जनसंख्या जिन भी राज्यों में है उन पर यह उपबंध लागू नहीं होता है, उनके प्रतिनिधि अलग हिसाब से चुने जाते हैं। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, यानी कि जब हम जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों को बांट रहे हैं तो प्रत्येक वर्ष या हर जो 5 साल का शासनकाल होता है इसके बाद जनसंख्या या तो बढ़ती है या घटती है। तो जो प्रतिनिधि हैं हमारे पास उन प्रतिनिधियों का निर्वाचन क्षेत्र बढ़ेगा या घटेगा। तो सारा जो निर्वाचन क्षेत्र जो बांटेंगे वो हम जनगणना के आधार पर बांटेंगे। जनगणना से हमें पता चलता है कि हमारे देश में जनसंख्या कितनी है, तो वहाँ से हम ये डिसाइड करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र बढ़ाना है या घटाना है। तो संसद ने 1952 में, 1962 में, 1972 व 2002 में परिसीमन अधिनियम लागू किए। यानी कि हर 1952 में, 1962 में 10 साल बाद, फिर 1972 में, फिर लंबा समय हो गया 2002 में परिसीमन अधिनियम लागू किए, यानी कि सीमाओं का निर्धारण किया। इन वर्षों में संसद ने सीमाओं का निर्धारण किया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जब बना था 1971 में एनपीआर, तो वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में यह कहा गया जो 1971 की जनगणना थी उस आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बांटे और ये कहा गया ये निर्वाचन क्षेत्र 2000 तक स्थिर रहेंगे। 2000 के बाद जब जनगणना हमारे सामने आएगी उसके बाद हम दोबारा परिसीमन करेंगे। एक बात आप याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इस समय बहुत बदलाव हुए थे। इसके बाद 84वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 2001 में, 2000 तक के लिए स्थिर कर दी गई थी। फिर 84वां संविधान संशोधन 2001 में आया, इसमें 25 वर्षों तक बढ़ा दिया गया और 1991 की जनगणना का आधार लिया गया। यानी कि 1991 में जो जनगणना थी हमारे पास आई थी उसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा गया और जो क्षेत्र बांटे गए इनको 2026 तक के लिए स्थिर कर दिया गया। फिर एक 87वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 2003, उसमें इन्होंने कहा कि जो जनसंख्या हम काउंट कर रहे हैं वो 1991 के आधार पर नहीं 2001 के आधार पर करनी है। ठीक है, यानी कि जनगणना का समायोजन जो निर्वाचन क्षेत्र के लिए जनसंख्या का अनुपात चाहिए उसके लिए हम परिसीमन करते हैं। परिसीमन अधिनियम लागू किया गया। तो इस परिसीमन अधिनियम के तहत 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में परिसीमन अधिनियम का उपयोग करके निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा गया।
इसके बाद 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1976 में, जिसमें कि 1971 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को बांटा गया और 2000 तक के लिए इसे स्थिर कर दिया गया। इसके बाद 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में ये कहा गया कि 1991 की जनसंख्या के आधार पर हम निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन करेंगे और ये जो निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन होगा ये अगले 25 वर्षों तक स्थिर कर दिया जाएगा, यानी कि 2026 तक के लिए स्थिर कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद 87वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 2003 में, जिसमें यह कहा गया कि ये जो निर्वाचन क्षेत्र बांटा जा रहा है ये 1991 की जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि 2001 की जनसंख्या के आधार पर बांटा जाएगा। अब जब ये 2026 तक ये स्थिरता हो गई है, 2026 के बाद हम एक संशोधन अधिनियम फिर से आएगा जिसमें फिर से निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन किया जाएगा। और इसमें साथ साथ ये कहा गया कि इस तरह का जो भी बदलाव होगा वो लोकसभा में सीटों के आवंटन की संख्या को बिना बदले किए जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आप जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो आप निर्वाचन क्षेत्र बढ़ाएंगे, ये नहीं कि आपने लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ा दी। यानी कि जो एक प्रतिनिधि है अगर वो 1 करोड़ की जनसंख्या पर का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो उसका निर्वाचन क्षेत्र बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, या फिर उसके जो जनसंख्या है जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, न कि लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी लोग बराबर हैं, सभी जितने भी भारत में रहने वाले व्यक्ति हैं सबको समान अधिकार हैं, परंतु जो कई प्रथाओं की वजह से कई लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा या उनको बराबर की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो उनके उत्थान के लिए, उनको बराबर की दृष्टि देने के लिए, उनको अपने बराबर तक लाने के लिए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो इसी में अनुसूचित जातियां जो निचली जातियां होती थीं या जनजातियां जो आदिवासी लोग होते थे उनके लिए एक आरक्षित सीट रखी गई कि समय समय पर उनको सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। जैसे आप देखते हैं किसी भी प्रदेश में इलेक्शन के टाइम पे कुछ सीटें आरक्षित होती हैं कि एक विशेष कास्ट के लोग ही इस सीट में इलेक्शन लड़ सकते हैं। प्रारंभ में यह 10 वर्षों के लिए था, 1960 तक के लिए। यह व्यवस्था सिर्फ 1960 तक के लिए थी। इसके बाद इसे प्रत्येक 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि फिर 1970 में 10 वर्षों के लिए बढ़ाया, फिर 1980 में 10 वर्षों के लिए बढ़ाया, जो कि अभी तक बढ़ रही है। और फिर 95 संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इस आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। फिर आता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब है जो पहले पहुंचा उसकी पोस्ट हो गई। जैसे राज्यसभा में एक जो कैंडिडेट है उसको एक क्राइटेरिया दिया जाता है कि आपको इतने वोट कलेक्ट करने या आपके पास इतने वोट होने चाहिए तभी आप जीते माने जाएंगे या आप तभी इलेक्ट माने जाएंगे। यदि उनके पास वो सीट उतने वोट नहीं होते हैं तो उनके जो मत हैं वो दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। पर लोकसभा में जब प्रत्यक्ष मतदान है यहाँ पर क्या होता है, जनता जाती है अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए। सभी लोग अपने अपने मनपसंद प्रतिनिधि को चुनते हैं। जिसके पास ज़्यादा बहुमत है या जिसके पास लोग ज़्यादा जिसको वोट किया है लोगों ने वो विजयी माना जाता है और वो लोकसभा की सीट का दावेदार होता है या लोकसभा में उसकी सीट कन्फर्म हो जाती है। तो लोकसभा की अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए। जब आपका चुनाव खत्म हो जाएगा, सारे लोकसभा के सदस्य चुन लिए जाएंगे, तो लोकसभा में जो पहली बैठक होगी उस बैठक से लेके 5 वर्ष तक के लिए लोकसभा चलेगी। 5 वर्ष बाद लोकसभा विघटित हो जाती है तथा दोबारा मतदान होता है। जैसे हमने राज्यसभा में पढ़ा था कि वो विघटित नहीं होती है, मतलब पूरी भंग नहीं हो सकती है। वहाँ प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 लोगों की सेवानिवृत्ति हो जाती है। बट लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। पहली बैठक हुई, उसके 5 वर्ष तक वे सदस्य रहेंगे, नियम बनाएंगे, अपने कार्य करेंगे और 5 वर्ष के बाद पूरी लोकसभा भंग हो जाएगी, यानी कि वे उन सभी सीटों के लिए दोबारा इलेक्शन होगा। ठीक है, और जब इलेक्शन होने के बाद दोबारा मतदान होगा, लोग दोबारा चुने जाएंगे और उसके बाद एक नई लोकसभा का गठन किया जाएगा। परंतु राष्ट्रपति को 5 साल से पहले इसे विघटित करने का अधिकार है। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक, राष्ट्रपति, परंतु अगर 5 साल से पहले कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो राष्ट्रपति 5 साल से पहले इसे विघटित कर सकता है। दोबारा मतदान होंगे, विघटित होने के बाद दोबारा मतदान होंगे, सरकार दोबारा चुनी जाएगी और फिर लोकसभा में उसका गठन होगा। राष्ट्रपति के विघटित कैसे कर सकता है, ये अभी हम संसद के आगे कार्रवाई में पढ़ेंगे। जब कभी अविश्वास प्रस्ताव आता है या कोई विश्वास प्रस्ताव पूरा कंफर्म नहीं कर पा रहा, अपना विश्वास मत नहीं दिला पा रहा है, तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें कि राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है।
आपात की स्थिति में लोकसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। यदि भारत में या हमारे देश में कोई आपात की स्थिति होती है, आपात की स्थिति का मतलब है जैसे अभी कोरोना की स्थिति चल रही है, एक आपातकाल की स्थिति है जहाँ पर मतलब हमें एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना है, हम ज़्यादा क्या कहा जाता है 2 गज की दूरी, यानी कि अगर इलेक्शन हुआ तो लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो ये जो स्थिति है ये खराब हो सकती है। तो ऐसी स्थिति अगर आती है जहाँ पर चुनाव नहीं हो सकते हैं या चुनाव की अनुमति नहीं दी जा सकती है, तो लोकसभा की जो कार्यकाल है उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और जब अब ये कार्य 1 वर्ष के लिए बढ़ जाता है तो उसके बाद 1 वर्ष के बाद अगले 6 महीने में दोबारा मतदान करा के लोकसभा का गठन अनिवार्य हो जाता है। लोकसभा के सदस्य भी हमें पता है 545। चुनाव प्रणाली कैसे होगी, कैसे चुने जाएंगे, कितने कार्यकाल तक के लिए चुने जाएंगे, चुन के वे लोकसभा में पहुंच जाते हैं। 545 सदस्य बैठे होते हैं, उनको लीड करने वाला भी होना चाहिए। जैसे राज्यसभा में सभापति लीड करते थे वैसे लोकसभा में अध्यक्ष लीड करते हैं। मिस्टर ओम बिरला इस टाइम पे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो जो लोकसभा है 545 सदस्य हैं, वो पहली बैठक के पश्चात अपने सदस्यों में से, मतलब जो उपस्थित सदस्य हैं उन सदस्यों के बीच से ही अध्यक्षों को चुनाव किया जाता है। यह चुनाव तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक, यानी कि जो 545 सदस्य हैं वो अपने आपस में ही मत देंगे, या जो भी कैंडिडेट है अपने आपस में से ही मतदान द्वारा एक सदस्य को अध्यक्ष का पद दे देते हैं। पद रिक्त होने के कारण यदि वह सदन का सदस्य नहीं है, यदि वह उपाध्यक्ष को अपना लिखित इस्तीफा सौंप दे, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे उसके पद से हटा दें। यानी कि पद रिक्त कब होगा, यदि उनकी सदस्यता खत्म हो जाए, क्योंकि आपस के सदस्यों से ही चुन रहे हैं, तो यानी कि वो भी एक सदस्य होंगे लोकसभा के। यदि उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है, ठीक है, किसी भी वजह से वो सदन के सदस्य नहीं होते हैं, यदि इस्तीफा दे देते हैं, मृत्यु हो जाती है, कुछ भी सदन के अगर वो सदस्य नहीं रहते हैं, या फिर वो अपना लिखित इस्तीफा उपाध्यक्ष को दे देते हैं, या फिर सदस्य पूरे जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं वो एक बहुमत से एक संकल्प पारित करते हैं उनको उनके पद से हटाने के लिए। तो इस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है। रिक्त होने की स्थिति में उपाध्यक्ष आते हैं, उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। पहले हम लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति और कार्य पढ़ लेते हैं कि लोकसभा की शक्ति और कार्य क्या है। अगर हम एक जनरल सेंस में बात करें तो 545 सदस्यों को लीड कर रहे हैं लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कि उन 545 सदस्यों की पूरी निगरानी लोकसभा अध्यक्ष की रहेगी। 545 सदस्य लोकसभा के सभी सदस्यों जो उनकी शक्तियां हैं उनका निर्वहन किस प्रकार से कर रहे हैं वो भी जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की रहेगी। वहाँ पर जो कार्य प्रणाली होगी, जो कार्य व्यवस्था होगी, उसको सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी भी अध्यक्ष की होगी। सभी के मत होने के पश्चात जो अपना अपना मत सब दे देंगे जितने भी सदस्य हैं, तो जो अंतिम निर्णय होगा वो भी लीडर का होगा, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का होगा। जनरल सेंस में अगर हम बात करें तो हमें इतना दिखता है। अगर इसे हम सही शब्दों में बात करते हैं तो अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के सदस्यों का मुखिया होता है, क्योंकि लीड कर रहा है, तो अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों का मुखिया होता है। सदस्यों की शक्तियों व विशेषाधिकारों का अभिभावक होता है, यानी कि कोई सदन का सदस्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, अपनी शक्तियों के दायरे में ही काम कर रहा है, तो वो इनको लीड करता है। तो उनका जो पूरी शक्तियों का जो ब्यौरा है, जो देखभाल है, वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए वह नियम व विधि का निर्वहन करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। सदन में सुचारू रूप से किस प्रकार व्यवस्था होगी, किस प्रकार से कार्य व्यवस्था को संभाला जाएगा, ये लोकसभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति यानी कि कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर दे। सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति सदन की संख्या का 10वां भाग होता है। यदि सदन का सत्र बुलाया गया है या सदन में किसी चीज़ पर बहस हो रही है और गणपूर्ति यानी कि कोरम का अभाव है, यानी कि लोग पूरे नहीं हैं जितने लोग होने चाहिए, यानी कम से कम पूरे सदन के सदस्यों का 10वां हिस्सा कम से कम सदन में होना चाहिए, तभी सदन की कार्यवाही चलेगी। यदि ऐसी स्थिति आती है कि 10वां हिस्सा भी नहीं है तो वो सदन को स्थगित कर सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है, परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है। किसी भी विधेयक पर या किसी भी टॉपिक पर अगर बात हो रही है और बहुमत की बात आती है तो सदस्य अपने अपने मत देते हैं। अगर बराबर की स्थिति आ जाती है, हाँ के पक्ष में भी उतने ही लोग जितनी ना के पक्ष में, तो अंतिम मत लोकसभा अध्यक्ष का होता है और फिर निर्णय उनके मत के अनुसार ही होता है। अध्यक्ष संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। अभी जब हम आगे सदन की कार्यवाही या संसद की कार्यवाही पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कोई भी विधेयक जो होता है पहले लोकसभा या राज्यसभा यानी कि किसी एक सदन में जाता है, उसके बाद वो दूसरे सदन में जाता है। यदि कोई सदन अपना
जो निर्णय है वो स्टोर करके रखता है, यानी कि वो बताता नहीं है, या कोई भी किसी भी विधेयक पर बात करने के लिए गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसके लिए राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक को बुलाता है। संयुक्त बैठक में राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा दोनों के सदस्य जाते हैं और इनकी अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक बुला सकता है। सदन का नेता कब आग्रह करेगा? यदि किसी टॉपिक पर विशेष रूप से बात करनी है किसी चीज़ पर, तो सदन का नेता एक गुप्त बैठक बुला सकता है, और जो सदन का नेता आग्रह करेगा तो लोकसभा एक गुप्त बैठक बुलाएगा। अध्यक्ष यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय अंतिम होता है। वित्त विधेयक, धन विधेयक जो प्रकार हैं वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो अगर कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य की निरर्हता के प्रश्न का निपटारा करता है। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि उस संबंध में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यानी कि सदन ने कुछ अपनी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि कम से कम उस प्रतिनिधि के पास इतना क्राइटेरिया होना चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, जिसमें एक आता है 10वीं अनुसूची में जो दल बदल उपबंध है, उसके आधार पर यदि कोई व्यक्ति निर्हय यानी कि डिस्क्वालीफाइड मिलता है, ऐसा कोई व्यक्ति सदन में आ जाता है जो कि 10वीं अनुसूची के दल बदल उपबंध के आधार पर डिस्क्वालीफाइड है, तो इसका जो निर्णय करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। यदि लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय है वो मान्य नहीं है तो फिर उसे हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। वे देश में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि जितने पीठासीन अधिकारी हैं, जो विधायी निकाय यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट में जो पीठासीन अधिकारी हैं, उनका जब सम्मेलन होगा तो उनका सभापति के रूप में कार्य करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। वह लोकसभा की सभी संसदीय समिति के सभापति नियुक्त करता है। जितनी भी संसदीय समिति यानी कि संसद के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो संसदीय समिति बनाई जाती हैं, उनके जो सभापति नियुक्त करेंगे वो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति हमने पढ़ी थी। उस स्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष कार्य करते हैं। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। पद रिक्त होने की स्थिति में सदस्य दोबारा सदस्यों में से उपाध्यक्ष चुनते हैं। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति या अध्यक्ष पद रिक्त होने पर सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है। उसे जब कभी भी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है। सदस्य अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता है। ठीक है, ये लोकसभा उपाध्यक्ष का कार्य क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष जब तक हैं वो अपनी कार्यप्रणाली को देख रहे हैं। यदि लोकसभा का पद रिक्त है या अनुपस्थित है तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष की तरह कार्य करेगा। सारी शक्तियां जो लोकसभा अध्यक्ष के पास होती हैं वो उपाध्यक्ष के पास उस समय रहेंगी जब वो पीठासीन अधिकारी रहेंगे। इनके पास एक विशेष शक्ति क्या होती है, यदि वो किसी संसदीय समिति के सदस्य बनाए जाते हैं तो वो सीधे वो सभापति के रूप में बन जाते हैं, यानी कि उनका स्वाभाविक रूप से उसको उसका सभापति बनाना है। और जो भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुना जाता है उसे किसी भी प्रकार की शपथ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की व्यवस्था है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत शुरू हुई थी। ठीक है, 1921 में ये व्यवस्था शुरू हुई थी। उस टाइम पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो पद थे इन्हें प्रेसिडेंट या डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था। ठीक, 1921 के दौरान पे जो फ्रेडरिक वाइट थे, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, वो पहले प्रेसिडेंट बने थे, और सच्चिदानंद सिन्हा थे जो वो पहले डिप्टी प्रेसिडेंट कहे गए थे। 1925 में जो विट्ठल भाई जे पटेल पहले भारतीय अध्यक्ष बने। 1924 के बाद जो ये प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट थे इनके नाम हमने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कर दिए। व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1919 से शुरू की गई, 1921 में लागू कर दी गई, बट प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट के नाम से। 1924 में प्रेसिडेंट को हमने अध्यक्ष कह दिया, डिप्टी प्रेसिडेंट को उपाध्यक्ष कह दिया। फ्रेडरिक वाइट जो भारत के गवर्नर जनरल थे पहले अध्यक्ष बने या प्रेसिडेंट बने, और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो पहले डिप्टी प्रेसिडेंट बने। 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल पहले भारतीय अध्यक्ष बने। जब भारत आज़ाद हो गया तो उस टाइम पे जो पहले अध्यक्ष थे वो जेवी मालवंकर, और जो पहले उपाध्यक्ष थे अनंत शयानाम आयंगर थे। जेवी मालवंकर जी संविधान सभा के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। संविधान सभा क्या है ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, या जब हम ये राजनीति पढ़ेंगे ब्रिटिश संविधान बनने की तब हम संविधान सभा के बारे में जानेंगे। इन्होंने 1946 से लेकर 1956 तक लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अमूमन सत्ताधारी दल के होते थे।
बट 11वीं लोकसभा में सहमति हुई कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होगा व उपाध्यक्ष विपक्षी दल का होगा। यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे वो सत्ताधारी दल का होगा। सत्ताधारी दल का मतलब जिस दल का ज़्यादा बहुमत लोकसभा में है वो सत्ताधारी दल होता है, और जिसका कम है यानी कि 10वां भाग है वो विपक्षी दल होता है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो सत्ताधारी दल का होगा, जो विपक्ष होगा विपक्षी दल होगा उसमें से उपाध्यक्ष चुना जाएगा। इसके अलावा एक सामयिक अध्यक्ष चुना जाता है। सामयिक अध्यक्ष को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्रदान होती हैं। वह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। इसका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो सामयिक अध्यक्ष का पद खुद ही समाप्त हो जाता है, अतः यह अल्पकालीन होता है। यानी कि सामयिक अध्यक्ष सिर्फ इस वजह से चुना जाता है कि जब लोकसभा विघटित हो जाती है, भंग हो जाती है, भंग होने के पश्चात जब नई लोकसभा का गठन होता है तो जो पहली बैठक होती है उसमें सामयिक अध्यक्ष उसका पीठासीन अधिकारी होगा। वो सदस्यों को शपथ दिलाएगा तथा एक तिथि निर्धारित करेगा, या राष्ट्रपति जो तिथि निर्धारित करता है कि लोकसभा अध्यक्ष की, और लोकसभा अध्यक्ष उसके बाद चुना जाता है। तो जो दूसरी बैठक होगी उसमें लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होगा तथा सामयिक अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसे हम अल्पकालीन अवधि के लिए सामयिक अध्यक्ष होता है। इसके पश्चात एक सदन का नेता चुना जाता है, एक विपक्ष का नेता चुना जाता है। यानी कि जो पूरी लोकसभा है उसमें हमने सदस्य भेजे, सदस्यों की चुनाव प्रणाली क्या होगी वो हमने समझा। सदस्यों की चुनाव प्रणाली के पश्चात सदस्य वहाँ पहुँच जाते हैं, सदन के सारे सदस्य आपस से चुनकर एक अध्यक्ष चुनते हैं, अपना लीडर चुनते हैं, लीडर की अनुपस्थिति के लिए उपाध्यक्ष चुनते हैं। लोकसभा विघटित होने के पश्चात एक सामयिक अध्यक्ष चुना जाता है। जो लोकसभा में सदन जा रहे हैं वो प्रत्येक कई दलों से होते हैं, यानी कि जैसे बीजेपी, कांग्रेस है ना, ये कई सारे दलों से आपके वहाँ पे कैंडिडेट जो हैं वो चुन के जाएंगे, तो अपने अपने दल को सपोर्ट करते हैं। तो जिस दल का बहुमत ज़्यादा होता है वो सत्ताधारी दल हो जाता है, यानी कि वो सदन का नेता हो जाएगा। ठीक, उसमें से एक व्यक्ति सदन का नेता हो जाएगा। यानी कि सदन के नेता का अभिप्राय है प्रधानमंत्री, यदि वह लोकसभा का सदस्य है, यदि नहीं तो वह एक सदन को सदस्य के नेता के तौर पर नामित कर सकता है। प्रधानमंत्री क्योंकि सदन का नेता है, जो दल है, जिस भी दल का बहुमत है वो अपना एक नेता चुनेगा। जो लीडर होगा, नेता होगा, वो अमूमन प्रधानमंत्री के तौर पर होता है। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो जो सदन का नेता है, प्रधानमंत्री है, वो उन सदस्यों में से किसी एक सदस्य को सदन के नेता के तौर पर नामित कर सकता है। राज्यसभा में भी सदन का नेता होता है जो कि मंत्री होता है, पर यह भी प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होता है। विपक्ष का नेता, संसद के दोनों सदनों में एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होने चाहिए, इतनी संख्या में ही उसके नेता को विपक्ष का नेता कहते हैं। मतलब एक सदन का नेता होगा, एक विपक्ष का नेता होगा। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो विपक्षी चीज़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब एक छाया, सत्ताधारी दल की एक छाया बोलते हैं। ठीक है, तो बट हमारे यहाँ क्या एक सदन का नेता बोला जाता है, नहीं सत्ताधारी दल बोला जाता है, और एक विपक्षी दल बोला जाता है। जिसका बहुमत ज़्यादा है, उनके अपने कैंडिडेट होते हैं, उनके अपने सांसद होते हैं, वो सत्ताधारी दल हो जाता है। जिसकी संख्या कम होती है, जिस दल में मतों की संख्या या कैंडिडेटों की संख्या कम होती है, वो विपक्षी दल हो जाता है। तो विपक्षी नेता बनने के लिए जो कुल सदस्य हैं उनका 10वां हिस्सा कम से कम किसी एक दल को शो करना होता है, तब जाके वो विपक्षी नेता बनता है। विपक्षी नेता का कार्य क्या होता है, सत्ताधारी दल से सवाल पूछना उनके कार्यों पर और उनसे बहस करना, ये विपक्षी नेता का कार्य है। एक होता है सचेतक, यानी कि व्हिप। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, परंतु प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना सचेतक होता है। इसका प्रमुख कार्य संसद में सदस्यों के व्यवहार एवं कार्यवाही पर नज़र रखना है। यानी कि हर एक राजनीतिक दल अपना एक सचेतक रखेगा और वो सचेतक ये ऑब्जर्व करेगा कि जो संसद में जो कार्य चल रहा है उसमें जो किसी भी दल के जो सदस्य हैं, जिस राजनीतिक दल का वो सदस्य है, यानी कि प्रत्येक सदस्य हमारे ही दल के बारे में बात कर रहा है, यानी कि जिस वो राजनीतिक दल से बिलोंग करता है वो उसके लिए प्रतिनिष्ठ है कि नहीं है, ठीक है, वो सदन की कार्यवाही में किस प्रकार से भाग ले रहा है। तो प्रत्येक राजनीतिक दल का एक अपना सचेतक होता है जो सदन में जो कार्यवाही चलती है उसमें अपने सदस्यों की उनके व्यवहार पर और वो कार्यवाही पर नज़र रखता है कि वो अपने दल के लिए संपूर्ण उत्तरदायी है कि नहीं है, कहीं वो दूसरे दल की बात तो नहीं कर रहा है, अपने दल से दूसरी दल में तो नहीं जा रहा है। यानी कि अपने एक राजनीतिक हर एक पार्टी अपनी पार्टी को बांधे रखने के लिए एक सचेतक की नियुक्ति करती है।
तो ये आपका पूरा लोकसभा का कार्य है। लोकसभा में हमने पूरा समझा कि लोकसभा की संरचना कैसे होती है, लोकसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कैसे नियुक्त आवंटित किया जाता है, लोकसभा की चुनावी प्रणाली क्या होती है, सभी सदस्यों को लीड कौन करता है, अध्यक्ष लीड करते हैं, उपाध्यक्ष कैसे चुना जाता है, सामयिक अध्यक्ष क्या होता है, लोकसभा के अध्यक्ष की कार्यशक्ति क्या होती है, ठीक है, और जो कार्य प्रणाली है वो क्या है, शक्तियाँ क्या हैं, सचेतक क्या होता है, सदन का नेता क्या होता है, विपक्षी दल का नेता क्या होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी लोकसभा की। हमारा राज्यसभा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, लोकसभा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे कि सदन, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें ये होगा सदन में कौन कौन से लोग क्वालिफाई हैं जाने के लिए, कौन कौन से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, सदन के जो लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, उनको कितनी सैलरी मिलती है, शपथ या प्रतिज्ञान क्या होता है, उनके अलाउंसेस क्या होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के जो हम सदन में अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं, ये इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों को हमने समझा, राज्यसभा क्या चीज़ है, लोकसभा क्या चीज़ है। आप हमें अपने कमेंट्स में हम अपने जो क्वेश्चंस हैं वो हमें बताएं। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको इन टॉपिक्स की PDF भी मिलेगी। ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जितना भी आपने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है या आपके अपने कोई क्वेश्चन है या वीडियो से या नॉलेज से रिगार्डिंग कोई एडवाइस है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उत्साह के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ इसे, ताकि जो भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आम घरों तक पहुंच पाए और लोग समझ पाएँ। धन्यवाद।